बच्चों, राधे 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 राधे। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। नॉलेज टीवी देसी ताऊ ऐप पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं राधे राधे सर। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय। सभी को राधे राधे। जल्दी से जुड़ जाइएगा। अन्य विद्यार्थियों को भी सूचित करिए जो इस ऐप से जुड़े हैं। नॉलेज टीवी देसी ताऊ ऐप, नॉलेज टीवी देसी ताऊ ऐप, जल्दी से जुड़ जाइएगा। मजा लीजिए हिंदी का। हिंदी माँ से जुड़िए जल्दी से। तो चलिए विद्यार्थियों, इससे पहले हमने पढ़े थे कल के लेक्चर में शब्द टॉपिक पढ़ रहे थे आप, है ना। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। ठीक है। तो पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपसे और उसके बाद फिर आगे न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सोनिका बिटिया राधे राधे। दीपक नेहरा नमस्कार सर जी, नमस्कार। सुनीत जी, सबको राधे राधे। आप बताइएगा सबसे पहले। लोह शब्द है। सी और डी। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। लोह जो शब्द है वो कैसा शब्द है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। जल्दी से कमेंट करिएगा। लोह शब्द कैसा है। तीन क्वेश्चन पूछूंगा फिर टॉपिक स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर एक, क्वेश्चन नंबर दो। उपबोली शब्द है। देशज, विदेशज, तत्सम, संकर। क्वेश्चन नंबर तीन। संकर शब्द नहीं है। संकर शब्द नहीं है, ये बताना है। टिकट घर, डबल रोटी, रेलगाड़ी, पाठशाला। जल्दी से कमेंट करिएगा। लोह शब्द है। देखो भाई, लोह जो शब्द है ना वो तो है तत्सम।
लोह शब्द है तत्सम, बिल्कुल सही है। उपबोली शब्द कैसा है? उपबोली, सीमा, पाठशाला। संकर शब्द नहीं है पाठशाला। डी आंसर है। भाई सीमा जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, बहुत बढ़िया, सही जवाब दिए हैं बिल्कुल, तीसरे का डी। और दूसरे का उपबोली जो है ना, वो डी आंसर है, संकर शब्द है। क्योंकि उप है संस्कृत का, बोली है हिंदी का, संकर हो गया। लगभग सभी विद्यार्थियों ने सही आंसर दिया, और इसका मतलब टॉपिक समझ में आ रहा है आपको। तो लोह तत्सम है, उपबोली संकर है, संकर शब्द नहीं है, तो टिकट घर तो शंकर है, डबल रोटी शंकर है, रेलगाड़ी शंकर है, पाठशाला तत्सम शब्द है। पाठशाला तत्सम शब्द है। अब आगे एक टॉपिक स्टार्ट करिएगा, और इस टॉपिक का नाम है व्युत्पत्ति, रचना, बनावट का आधार। आधार, व्युत्पत्ति, रचना, बनावट का आधार। इस आधार पर शब्द के तीन भेद हैं। नंबर एक है रूढ़ शब्द, नंबर दो है यौगिक शब्द, और नंबर तीन है योग रूढ़ शब्द। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। व्युत्पत्ति, रचना, बनावट का आधार। जीत, राम राम जी, सबको राम राम, राधे राधे। तो व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार का होता है। शब्द होता है तीन प्रकार का। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना बेटा, ये हम अभी शब्दों के प्रकार पढ़ रहे हैं। जैसे अर्थ की दृष्टि से शब्द 6 प्रकार का है ना, और कल आपने पढ़ा था स्रोत, इतिहास, उद्गम, उत्पत्ति, विकास की दृष्टि से शब्द 5 प्रकार का, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। और व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अब अंडरलाइन करिए, रूढ़ शब्द किन्हें कहते हैं? तो नोट करिए, रूढ़ शब्द किन्हें कहते हैं, नोट करो। जिन शब्दों को खंडित करने पर अर्थ नहीं निकलता, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जिन शब्दों को खंडित करने पर कोई भी अर्थ नहीं निकलता, उन्हें कहेंगे रूढ़ शब्द। खंडित करने पर अर्थ नहीं निकलता, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं।
जिन शब्दों को खंडित करने पर अर्थ नहीं निकलता उन्हें कहेंगे रूढ़ शब्द। जैसे कोई भी ऐसा शब्द, देखो भाई, ये सारे शब्द कैसे हैं? ये सारे शब्द हैं रूढ़ शब्द। घ जमा र, दी जमा न, रा जमाता, चा जमा य, रा जमा मैं, चा जमा वल। इनको तोड़ने पर मीनिंग नहीं निकलता, इसलिए इन्हें कहेंगे रूढ़ शब्द। याद रहेगा बेटे। और रूढ़ शब्द किन्हें कहते हैं? जिन शब्दों को खंडित किए जाने पर, तोड़ दिए जाने पर मीनिंग न निकले, वो रूढ़ शब्द हैं। जैसे घ जमा रे, रा जमा त, रा जमा मैं, चा जमा ये, दी जमा न आदि। ये है रूढ़ शब्द। आगे देखिए अब। फिर है यौगिक शब्द किन्हें कहते हैं? नंबर 2, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किन्हें कहते हैं? यौगिक का अर्थ है योग से बना शब्द। योग से बना शब्द। देखो, जो शब्द दो या दो से अधिक जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे जैसे पाठ जमा शाला। पाठशाला। तो पाठशाला कैसा शब्द हुआ? यौगिक शब्द हो गया बेटा। पाठशाला हो गया यौगिक शब्द। ऐसे ही सत्य जमा आग्रह, तो ये बन जाएगा सत्याग्रह। सत्य जमा आग्रह, सत्याग्रह, ये यौगिक शब्द हो गया। वी जमा ज्ञान जमा इक, तो ये बन जाएगा वैज्ञानिक। वी जमा ज्ञान जमा इक, वैज्ञानिक। तो यौगिक जो शब्द है ना बेटा, वो इस तरह से बनता है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाला शब्द यौगिक शब्द कहलाता है। हाँ, जैसे गोधुली, बिल्कुल सीमा जी ने बिल्कुल सही बोला है। गौधुली यौगिक शब्द है। याद रहेगा ना बेटा? गुड। आगे देखिएगा इस तरह से। तो वी जमा ज्ञान जमा इक, वैज्ञानिक। पाठ जमा शाला, पाठशाला। अब प्रश्न है, यौगिक शब्द कितने प्रकार से बनते हैं? तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा। लिखो, यौगिक शब्द
तीन प्रकार से बनते हैं। यौगिक शब्द तीन प्रकार से बनते हैं। सबसे पहले कौन सा? उपसर्ग से। दूसरा प्रत्यय से। और तीसरा समास से। यौगिक शब्द तीन प्रकार से बनते हैं। नंबर एक उपसर्ग से, नंबर दो प्रत्यय से, नंबर तीन समास से। अगर परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए यौगिक शब्द कितने प्रकार से बनते हैं, तो निशान लगेगा यौगिक शब्द तीन तरह से बनते हैं, उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। कर लेंगे? आगे देखिएगा। अब इसके लिए हमें पता होना चाहिए उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं, समास क्या होते हैं। तो उपसर्ग से कैसे बनेंगे, अंडरलाइन करिएगा। ठीक है? तो उपसर्ग से कैसे बनेंगे देखो आगे। इसके लिए हमें पता होना चाहिए उपसर्ग होते क्या है। तो नोट करिए, उपसर्ग पूर्णतः शब्द नहीं होते। उपसर्ग पूर्णतः शब्द नहीं होते, बल्कि शब्दों के टुकड़े होते हैं। बल्कि शब्दों के टुकड़े होते हैं। उपसर्ग पूर्णतः शब्द नहीं होते, बल्कि शब्दों के टुकड़े होते हैं। क्वेश्चन, उपसर्ग शब्दों के शुरू में लगते हैं। देखो भाई, उपसर्ग किसे कहते हैं? पहली बात तो यह है उपसर्ग पूर्णतः शब्द नहीं होते, बल्कि शब्दों के टुकड़े होते हैं। शब्दों के ये टुकड़े किसी भी शब्द के शुरू में लगते हैं और अर्थ बदल देते हैं। अर्थ बदल देते हैं। आगे देखिएगा। शुरू में लगते हैं। दूसरी पहचान क्या है इनकी? पहचान क्या है? यह है कि इनको निकाल लेने पर पीछे इनको निकाल लेने पर पीछे सार्थक शब्द बचता है। सीमा जी बिल्कुल सही बोले हैं। बिल्कुल गुड। फिर सुन लो, उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग के बारे में ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो यह है कि उपसर्ग पूर्णतः शब्द नहीं होते, बल्कि शब्दों के टुकड़े होते हैं। दूसरी बात, शब्दों के ये टुकड़े किसी भी शब्द के शुरू में या आदि में लगते हैं और अर्थ बदल देते हैं। तीसरी बात, इनकी पहचान ये है कि उपसर्ग को निकाल लो तो पीछे सार्थक शब्द बचेगा। जैसे जैसे कोई भी ध्यान दीजिए शब्द। जैसे देखो, जैसे शब्द है
प्रहार, प्रहार माने चोट। उपहार माने भेंट। हिंदी प्रैक्टिस भी डाल दी जाएगी बेटा, ठीक है। उपहार, सम उपसर्ग, हार शब्द, संहार। इन सभी शब्दों को देखिएगा। देखो, हार सब में है ना, उपसर्ग लगती जाएगी और मीनिंग बदलता जाएगा। प्र उपसर्ग, है ना, प्र उपसर्ग। प्रहार माने चोट, उपहार भेंट, संहार, आहार, विहार, ये सब उपसर्ग हैं इसमें। देखो, ये शब्द नहीं है, शब्दों के टुकड़े हैं, शुरू में लगे हैं, इनको निकाल लीजिए, अर्थ बदल जाएगा। ऐसे ही ध्यान दो, जैसे विदेश, तो वी उपसर्ग है, ये उपसर्ग है ना, वी उपसर्ग हो जाएगा। आ उपसर्ग हो जाएगा। प्रतिदिन, तो प्रति उपसर्ग हो जाएगा। ऐसे ही सज्जन, तो सत उपसर्ग हो जाएगा, सत, सत जमा जन सज्जन। निर्मल, तो निर उपसर्ग हो जाएगा, निर, निर उपसर्ग हो जाएगा। अशोक, तो अ उपसर्ग हो जाएगा, अ उपसर्ग हो जाएगा, अ हो जाएगा उपसर्ग। नालायक में ना उपसर्ग हो जाएगा, ना उपसर्ग, ना उपसर्ग हो जाएगा। पहचान लेंगे ना, तो ये उपसर्ग होते जाएंगे। उपसर्ग शब्द नहीं होते, शब्दों के टुकड़े होते हैं, किसी भी शब्द के शुरू में लगते हैं, अर्थ बदल देते हैं। ना को हटा दिया, क्या बचेगा, लायक। लगा दिया तो क्या बन गया, नालायक। याद रहेगा ना बेटे, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट। अभिमान, अभी उपसर्ग हो जाएगा। बेवफा, तो बे उपसर्ग हो जाएगा, वफा बचा। ये सभी उपसर्ग है। अब प्रश्न ये है कि हिंदी के में जो शब्द होते हैं उनमें कितने उपसर्गों का प्रयोग होता है, तो ध्यान दीजिएगा। चार प्रकार के। नंबर एक, संस्कृत के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्ग।
उर्दू के उपसर्ग। तो हिंदी में जो है ना वो 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग। जैसे जैसे संसार, सज्जन, दुर्जन, निर्लज। तो देखो, सम, सत, दुर, निर, ये जो उपसर्ग आप देख रहे हैं संस्कृत के उपसर्ग हैं। ये जो आप देख रहे हैं हिंदी के उपसर्गों में, जैसे अशोक, तो अ उपसर्ग। बिन ब्याहा, तो बिन उपसर्ग। अध जला, अध उपसर्ग। तो अ, बिन, अद, ये हिंदी के उपसर्ग आप देख रहे हैं। याद रहेगा बेटे। अशोक, बिन ब्याहा, बिन बोया, अध जला है। अंग्रेजी के उपसर्ग में जैसे डिप्टी सीएम, तो डिप्टी सीएम में डिप्टी उपसर्ग हो गया। वाइस प्रिंसिपल, तो वाइस उपसर्ग हो गया, वाइस प्रिंसिपल। हेड क्लर्क, तो हेड उपसर्ग हो गया। हेड क्लर्क में नमस्कार में नमः उपसर्ग। नमः तो पूरी विभूति है, पूरा शब्द है नमः। नमः उपसर्ग नहीं माना जाएगा। तो डिप्टी, वाइस, हेड, ये सब क्या है? ये सब अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। डिप्टी सीएम, डिप्टी कलेक्टर, वाइस प्रेसिडेंट, हेड कांस्टेबल, है ना, सब जज, सब सब इंस्पेक्टर, सब। उर्दू के उपसर्ग जैसे बाकायदा, तो बा उपसर्ग। बदतमीज, तो बद उपसर्ग। कम वक्त, कम उपसर्ग। बेवफा, बे उपसर्ग। तो देखो भाई, ये संस्कृत के उपसर्ग, ये हिंदी के उपसर्ग, ये अंग्रेजी के उपसर्ग, ये उर्दू के उपसर्ग, ये अरबी फारसी के उपसर्ग। तो इन सभी शब्दों का प्रयोग हिंदी में होता है ना। आगे देखिएगा, इसके बाद आता है संस्कृत में जो उपसर्ग होते हैं ना, मेनली उनकी संख्या 22 होती है। जो हमारे मूल उपसर्ग हैं संस्कृत के, 22 उनकी संख्या होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है, यौगिक शब्द 3 प्रकार से बनते हैं: उपसर्ग से, प्रत्यय से, समास से।
अगर किसी शब्द में उपसर्ग लगा होगा, देखो वी, तो वी है उपसर्ग, ज्ञान है शब्द। आपने वी को निकाल लिया तो क्या बचा? ज्ञान। तो वी उपसर्ग है, ज्ञान मूल शब्द है। इसका मतलब विज्ञान जो है ना, ये यौगिक शब्द हो गया, यौगिक शब्द है। जिस भी शब्द में उपसर्ग लगा होगा, इसका मतलब वो यौगिक शब्द होगा। आगे देखिएगा। अब है प्रत्यय से कैसे बनेंगे, देखो प्रत्यय क्या होते हैं? ये भी पूर्णतः शब्द नहीं होते। ये भी पूर्णतः शब्द नहीं होते, बल्कि शब्दों के टुकड़े होते हैं। दूसरी बात, ये किसी शब्द के पीछे या अंत में लगते हैं। ये किसी शब्द के पीछे या अंत में लगते हैं और अर्थ बदल देते हैं। अर्थ बदल देते हैं। इनकी पहचान ये है, पहचान ये है कि इनको निकाल लेने पर इनको निकाल लेने पर सार्थक शब्द बचेगा। सार्थक शब्द बचेगा। देखो भाई, यौगिक शब्द तीन तरह से बनते हैं, उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। उपसर्ग आपने समझ लिया, अब समझिए प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय भी शब्द नहीं होते, बल्कि शब्दों के टुकड़े होते हैं। शब्दों के ये टुकड़े किसी भी शब्द के पीछे या अंत में लगते हैं और अर्थ बदल देते हैं। प्रत्यय की पहचान ये है कि जब हम प्रत्यय निकाल लेते हैं तो आगे सार्थक शब्द बचेगा। जैसे, ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे भारतीय सेठानी। तो देखो, भारत में क्या निकालेंगे? ये निकल गया। तो क्या बचा भारत सेठानी में? आनी। आनी निकल गया। तो सेठ प्रॉपर शब्द बचा। समझौता। अब देखो, ये
औता निकाल लिया है ना, औता, औता, समझौता, औता। समझौता, औता। आहट, घबर माने घबराना, घबराना प्लस आहट, घबराहट। आहट प्रत्यय। उड़ान, आन, देखिए आन प्रत्यय हो जाएगा, आन प्रत्यय हो जाएगा। तो गंगा जमा ए, गांगेय, ए प्रत्यय। लुटेरा, एरा प्रत्यय, एरा, एरा प्रत्यय हो जाएगा। नारित्व, तो ये प्रत्यय हो जाएगा, त्व प्रत्यय। अपनापन, पन प्रत्यय हो जाएगा। लड़ाई, तो आई प्रत्यय हो जाएगा, आई प्रत्यय। याद रहेगा बेटे। तो भारतीय में जैसे ई प्रत्यय, आनी प्रत्यय, औता, आहट, आन, लड़ाई में आई, अपनापन में पन। अब आई को निकल गया, क्या बचा? लड़, लड़मा, लड़ना, अपना, नारी, लूट, गंगा, ये सब प्रत्यय है। ये सब क्या है? ये सब है प्रत्यय। अब देखो, ध्यान दो, प्रत्यय के प्रकार, प्रत्यय के प्रकार। तो प्रत्यय दो प्रकार होते हैं विद्यार्थियों। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से? देखिएगा। सबसे पहले है कृत प्रत्यय, और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? अगर परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो निशान लगेगा दो प्रकार के होते हैं प्रत्यय, दो प्रकार के। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? जो प्रत्यय क्रिया के अंत में लगते हैं। जो प्रत्यय क्रिया के अंत में लगते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण के अंत में लगते हैं, शब्दों पे ध्यान दो। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक है कृत प्रत्यय, नंबर दो है तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय क्रिया के अंत में लगते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण के अंत में लगते हैं, यानी कि क्रिया को छोड़कर कहीं पर भी लग जाएं, उन्हें कहेंगे तद्धित प्रत्यय। जैसे
जैसे पढ़ाई, जैसे उड़ान, अब देखो पढ़ाई, पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है? आई प्रत्यय। तो पढ़ना तो क्रिया है ना बेटा, पढ़ना क्या है? क्रिया। उड़ना क्या है? क्रिया। इसका मतलब ये दोनों कृत प्रत्यय है, ये दोनों कृत प्रत्यय है। लिखावट, आवट, अब लिखना तो क्रिया होता है ना। मिलान, तो आन, तो मिलना, यानी कि ये सारे क्रिया हैं, तो ये कृत प्रत्यय हो जाएंगे। हम्म। और संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लग जाए तो, जैसे सुंदरता। अब सुंदर क्रिया तो नहीं है ना, सुंदर वर्ब तो नहीं है, सुंदर क्या है? विशेषण है। तो सुंदरता, ये तद्धित प्रत्यय हो जाएगा, ता प्रत्यय। भारत, तो ई प्रत्यय, देखो भारत है संज्ञा, भारत किसी का नाम है ना, संज्ञा है, देश का नाम संज्ञा। तो भारतीय में ई प्रत्यय हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? संज्ञा। तो ये तद्धित प्रत्यय है। गोरापन, अब गोरा क्या है? विशेषण। गोरा है विशेषण, तो पन क्या हो जाएगा? प्रत्यय। तो गोरापन, तो गोरापन क्या हो जाएगा बेटा? विशेषण हो जाएगा। तो गोरापन विशेषण है। तो जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगते हैं उन्हें कहेंगे तद्धित प्रत्यय। गोरापन, सुंदरता, भारतीय। क्लियर? आगे देखो, ऐसे ही कोई भी ऐसा शब्द हो सकता है। हम्म, कोई भी ऐसा शब्द हो सकता है, जैसे पंचायत, तो आयत प्रत्यय, पंच माने संख्या, संख्यावाची विशेषण पंचायत। तो ये सारे के सारे क्या हैं? तद्धित प्रत्यय। अब एक और खास बात याद रखिएगा, कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को कहते हैं कृदंत, और तद्धित प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को कहते हैं तद्धितांत। तद्धितांत, कृदंत। कर लेंगे ना? तो ये याद रखिएगा, तद्धितांत, कृदंत। तद्धितंत, तद्धितंत, ये इंपॉर्टेंट बिंदु है। अब एक और खास बात समझिएगा, कुछ ऐसे भी होते हैं, देखो कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें
उपसर्ग व प्रत्यय दोनों लगे होते हैं। जैसे जैसे बी जमा ज्ञान जमा इक, वैज्ञानिक। जैसे वी जमा ज्ञान जमा इक वैज्ञानिक, इसमें वी उपसर्ग है और इक प्रत्यय है। वी उपसर्ग है, इक प्रत्यय है। ये है उपसर्ग और ये है प्रत्यय, और ये हो जाएगा मूल शब्द। वी जमा ज्ञान जमा इक वैज्ञानिक। ऐसे ही कोई भी ऐसा शब्द हो सकता है, जैसे अजमा सफल जमाता, असफलता, असफलता। जैसे स्व जमा तंत्र जमाता, स्वतंत्रता। ऐसा ही शब्द है ये भी, स्व जमा तंत्र जमा ता, स्वतंत्रता। तो याद रहेगा बेटे। तो जिस भी शब्द में उपसर्ग लगा है या प्रत्यय लगा है, इसका मतलब वो यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द तीन तरह से बनते हैं, उपसर्ग से, प्रत्यय से, समास से। अब समास से कैसे बनेंगे ये देखिएगा। ठीक है, समास से कैसे बनेंगे। इसके लिए हमें पता होना चाहिए समास किसे कहते हैं। तो मेल को समास कहते हैं। समास किसे कहते हैं? दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। शर्त यह है कि वे दोनों शब्द सार्थक होने चाहिए, या दो सार्थक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जैसे जैसे एक शब्द हो गया सीता, दूसरा हो गया राम, समास बन गया सीता और राम। प्रतिदिन, प्रति एक दिन दूसरा, प्रतिदिन समास हो गया। पंचरत्न या नवग्रह, चौराहा, चौराहा। तो शब्दों में ध्यान दीजिएगा। यौगिक शब्द तीन तरह से बनते हैं, उपसर्ग से बनेंगे, प्रत्यय से बनेंगे, समास से बनेंगे। अगर किसी शब्द में समास है तो वो भी यौगिक शब्द है। लेकिन एक और खास बात सुनिएगा। यौगिक शब्द बहुव्रीहि समास से नहीं बनता। यौगिक शब्द बहुब्री समास से नहीं बनता, यानी कि यौगिक शब्दों में बहुब्रीहि समास को गिना नहीं जाता। ये याद रखना।
अब तीसरा लिखिए, योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं? देखो, मैंने आपको बताया था ना, व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार का है। नंबर एक रूढ़, नंबर दो यौगिक, नंबर तीन योगरूढ़। तो अभी आ गया योगरूढ़ शब्द किन्हें कहते हैं? योग रूढ़ शब्द किन्हें कहते हैं? दो शब्दों के मेल से बनकर किसी की ओर संकेत करे। उसे योगरूढ़ कहेंगे। जो दो के योग से बना हो और तीसरे की ओर संकेत करे, उसे कहेंगे योगरूढ़ शब्द। क्या कहेंगे उसे? योगरूढ़ शब्द। जैसे जैसे दश जमा आनंद, जैसे दश जमा आनंद। तो ये पहला शब्द, ये दूसरा, दोनों मिल गए, तीसरे की ओर संकेत कर दिया। तीसरा कौन? रावण। ऐसे ही चंद्र जमा शेखर, चंद्रमा है शिखर पर जिसके, कौन? महादेव, यानी कि शिव। जटाशंकरी, यानी कि शंकर की जटाओं में बैठी हैं जो, कौन? गंगा। तो गंगा की ओर संकेत कर दिया। गज जमा आनंद, गजानन माने गणेश। नील जमा कंठ, नीला है कंठ जिनका, कौन? महादेव, यानी कि शिव। तो योगरूढ़ शब्द किन्हें कहते हैं? जो शब्द दो के मेल से बने हों और तीसरे की ओर संकेत करते हों, उन्हें कहेंगे योगरूढ़ शब्द। जैसे दश जमा आनंद, दश है आनंद जिसके, कौन? रावण। चंद्रमा है मस्तक पर जिसके, कौन? शिव। शंकर की जटाओं में बैठी हैं जो, कौन? गंगा। और गज हाथी जैसा मुख है जिसका, गणेश। नीला है कंठ जिनका, कौन? महादेव। जब हलाहल जहर निकला था, सभी देवता घबराए और देवता शरण में आ गए। हे महादेव, सागर मंथन हुआ तो हर किसी ने कुछ ना कुछ लिया है। विष्णु जी ने लक्ष्मी ले ली, एरावत आती इंद्र ने ले लिया, कौस्तुमणि विष्णु ले ली, आपने कुछ नहीं लिया। महादेव बोले ले आओ, क्या निकला है? बोले जहर लेकर रहा, जहर लिया मैं। बोले ले आओ। अब महादेव विष पान कर गए। देवता टेंशन में आ गए। महादेव, हाउ आर यू फीलिंग? आर यू फाइन? महादेव बोले डोंट वरी, घबराइएगा नहीं। राम मेरे हृदय में पहले से था, ऊपर से विष पी लिया, विश्राम का अनुभव कर रहा हूं। तो ऐसे हैं महादेव, हैं? तो नीला है कंठ जिनका, कौन? महादेव। तो इनमें हो जाएगा योगरूढ़ शब्द। सबसे खास बात यह है, योगरूढ़ शब्दों का संबंध बहुव्रीहि समास से होता है। बहुव्रीहि समास से होता है। कैसे शब्दों का संबंध बहुव्रीहि समास से होता है? योगरूढ़ शब्दों का संबंध
बहुब्रीहि समास से होता है। पहचान लेंगे? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु आपका था, पेपर में यूं आ सकता है, बहुब्रीहि समास का संबंध किन शब्दों से होता है, तो आंसर की में आएगा योग रूढ़ शब्द, या यूं आ जाए योग रूढ़ शब्दों में कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास, क्योंकि बहुब्रीहि समास किसी की ओर संकेत करता है और योग रूढ़ शब्द भी किसी की ओर संकेत करते हैं। तो याद रहेगा बेटा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के आना। पहले मैं इस टॉपिक से रिलेटेड परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वे आपसे पूछूंगा, फिर आगे कराऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए राधे राधे। मैं राधे राधे सर विदा लेता हूं। सभी को राधे राधे, राधे राधे।